हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय लैंड स्केपिंग का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज ही आप लोगों का एग्जाम है, जिसकी वजह से वीडियो बनाया जा रहा है और पता ही है टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए जल्दी थोड़ा वीडियो बनाया जाएगा और कहीं कहीं पर हार्ड लैंग्वेज का भी यूज किया गया, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला, विभिन्न मौसम में फूलों के पौधों की उनके रंग एवं पौधरोपण के समय के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर सुनिएगा। विभिन्न मौसम में फूलों के पौधों की उनके रंग एवं पौधरोपण का समय के साथ चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, विभिन्न मौसम में फूलों के पौधे का उनके रंग एवं पौधरोपण के समय के साथ चर्चा। तो फूलों के पौधे के रंग और उनके पौधरोपण का समय मौसम के परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है, फूलों के पौधों का रंग और उनके पौधरोपण का जो समय होता है वह मौसम के आधार पर, मौसम के परिणाम पर निर्भर करता है। तो कुछ मुख्य मौसम और उनके पौधों के रंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है ग्रीष्मकालीन या गर्मी। ठीक है, तो गर्मियों में कुछ पौधे जल्दी ही फूल खिलाते हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मियों में जल्दी फूल खिला देते हैं और उनका रंग अक्सर उज्जवल और गहरा होता है, जैसे गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, मैरीगोल्ड के फूल ग्रीष्म के मौसम में आमतौर पर प्रमुख रूप से खिलते हैं। ठीक है, इनका रंग कैसा बताया गया है? अक्सर उज्जवल और गहरे रंग के बताए गए हैं। ठीक है, कैसा होता है गुलाब आप लोगों ने देखा ही है, सूरजमुखी कैसा होता है आप लोगों ने देखा है, गेंदा कैसा होता है उसको भी आप लोगों ने देखा है। तो पहला क्वेश्चन का एक पॉइंट खत्म हुआ। क्या बोला था? विभिन्न मौसम में फूलों के पौधों की उनके रंग एवं पौधरोपण के समय के साथ चर्चा की है। तो समय कौन सा है? ग्रीष्मकालीन। फूल मैंने कौन कौन से बताया? गुलाब बता दिया, सूरजमुखी, गेंदा, मैरीगोल्ड। ठीक है, अगला है वर्षा, मानसून। तो वर्षा के समय में कुछ पौधे अपने फूल खिलाते हैं और उनके रंग उज्जवल और विविध होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे हिबिस्कस, पेरिनिलियस, गुलाब इस मौसम में फूलते हैं। ठीक है, अगला है शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु, इसको गिरगिट काट भी बोल देते हैं कभी कभी लोग। तो शरद ऋतु में कुछ पौधे भी फूल खिला सकते हैं जिनके रंग अक्सर शांत और धीमे होते हैं। ठीक है, इस समय में पत्तियों की भूरी शाखाएं फूलों के रंग को अधिक जगह देती हैं। अगला है सर्दी में, मतलब ठंडी में। तो सर्दी के मौसम में कुछ पौधे अपने फूल खिला सकते हैं, लेकिन उनके रंग अक्सर धीमे और ठंडे होते हैं। कुछ पौधे इस मौसम में निरंतर हरा रहते हैं, जैसे कि पाइन, चिड़ और अन्य वनस्पतियां। ठीक है, तो यह था विभिन्न। देखिए, मैंने छोटा छोटा बताऊंगा आप लोगों को, जो भी आंसर है छोटा छोटा, इसको अब ये आप लोग लिखेंगे तो 1 पेज से 1.5 पेज का हो जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो मैंने अभी 4 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। तो पौधरोपण के समय भी मौसम के अनुसार अलग हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे फरवरी के बाद, जैसे कि चमेली, गुलाब और अन्य फूल पौधे को बोते हैं। वर्षा के मौसम में पौधों को बारिश के पानी के बाद बोया जाता है, ताकि वे उचित रूप से पोषण प्राप्त कर सके और ठंडी सांसों की सुविधा प्राप्त कर सके। इस तरह मौसम के परिवर्तनों के अनुसार फूलों के पौधरोपण का समय भी अलग होता है। तो पहला उत्तर आप लोगों का खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं बहुत 80% आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप लोग दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेज क्या है? हेज की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हेज क्या होता है? हेज में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि जब कहीं गार्डन वार्डन में जाते हैं तो किनारे किनारे पर इस प्रकार से बहुत सारे एक ही पौधे के फूल लगे होते हैं या पौधा लगा होता है, जो सिर्फ शो पीस के लिए होता है, जो कि लाइन में होता है ना, पूरे तरह से चारों तरफ से उसको कवर किया रहता है। तो उसी को बोलते हैं। इसमें मान लीजिए बहुत सारा पौधा लगा है और बहुत घना, तो इसको काटा पीटा भी जाता है बार बार। तो यही क्या होता है? यही होता है हेज। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। घनी झाड़ियों के रूप में पंक्ति में उगाने वाले पौधे को हेज प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, घनी झाड़ी में पंक्ति में यदि पौधे को उगाएंगे, वो भी किनारे पर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर उगा सकते हैं, लेकिन किनारे पर ही आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, घनी झाड़ियों के रूप में पंक्ति में उगने वाले पौधों को हेज प्लांट कहते हैं, जो कि गार्डन में सजावटी बाड़े को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सजावटी बाड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है क्या? हेज का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
प्रश्न क्या था? प्रश्न है हेज क्या है? हेज की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हेज एक प्रकार की बागवानी जिसमें पौधे को नियमित और निरंतर तरीके से काटा जाता है। ठीक है, जब पौधे बहुत घने हो जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको काटा जाता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे साइड साइड में जो पौधे होते हैं उनको वो छोटे छोटे ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको बार बार काटा जाता है। तो हेज एक प्रकार की बागवानी जिसमें पौधे को नियमित और निरंतर तरीके से काटा जाता है ताकि वे जल्दी से नए ग्रोथ, शूट्स और फूल पैदा कर सके। हेज की मुख्य उद्देश्य फूलों की उत्पादकता को बढ़ाना होता है। इसके अलावा हेज का उपयोग पौधे के आकार और संरचना को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। हेज की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली है बगीचे वाला हेज। ठीक है, गार्डन हेज बोल सकते हैं इसको। तो यह हेज का उपयोग बगीचों में फूल और फलों के पौधों के लिए किया जाता है। इसमें अनुकूल वातावरण और उचित देखभाल के तहत पौधों के आकार और विकास को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है वनस्पति उत्पादन हेज। ठीक है, तो इस श्रेणी के हेज उपयोग उद्यानिक और कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और पौधे की संरचना को व्यवस्थित रूप से रखना होता है। अगला है कमर्शियल हेज। तो यह हेज व्यापारिक उद्योगों में उत्पादन की उचितता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें व्यावसायिक पौधों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नियमित और निरंतर हेजिंग की प्राथमिकता होती है। अगला है गुलाब हेज। तो यह हेज उत्पादन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसमें गुलाब के पौधे की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्हें नियमित और सही ढंग से काटा जाता है। अगला है छोटी फूल जो होते हैं उनके लिए हेज। तो यह छोटी फूलों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे गेंदा, चमेली और केसर। इसमें फूलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पौधों को नियमित अंतराल पर काटा जाता है। तो यह आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है लान विकसित करने की क्राइटेरिया का वर्णन कीजिए तथा लान के रख रखाव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। लान विकसित करने की क्राइटेरिया का वर्णन कीजिए तथा लान के रख रखाव के महत्वपूर्ण बिंदु का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर लान का मतलब आप लोग मैरिज हॉल वाला लान मत समझ लीजिएगा। लान में मैरिज भी होता है, लान में ही मैरिज हॉल भी बनाया जा सकता है, लेकिन वह लान और इस लान में अंतर है। इस लान में क्या होता है, बड़ी बड़ी घासें होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी घासों को उगाया जाता है। ठीक, तो लान को विकसित करने की क्राइटेरिया का वर्णन करना है, लान के रख रखाव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना। चलिए देखते हैं। तो लान को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं जो निम्नलिखित हो सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है स्वस्थ रोपण। तो फूल, फल, अणुजीव आदि लान की प्रमुख क्राइटेरिया उसकी उत्पादकता होती है। यह उसकी संरचना, जीवन काल और उत्पादक उत्पादों की मात्रा को समेट सकता है। मतलब हमें स्वस्थ रोपण करना चाहिए। ठीक है, जो भी वो पौधा हमें जो भी घास हो लान के लिए उसे हमें स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा जल आपूर्ति। एक अच्छा लान उचित जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करना चाहिए ताकि पौधे का पोषण उचित रूप से हो सके। अगला रोग प्रतिरोधी। ठीक है, तो अच्छा लान रोगों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। अगला है उपजाऊता। तो लान उपजाऊ होना आवश्यक है जिससे वो अपने प्रयासों का मूल्य वास्तव में दे सके। अगला अस्थायित्व। लान को अस्थायी रूप से प्रयोग किया जाना सकना चाहिए जिससे उत्पादकता का संरक्षण भी हो सके। अगला आर्थिक दृष्टि से उत्पादकता। तो अच्छे लान का चयन करने में उसकी उत्पादकता और उत्पाद की मान्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। सॉरी। अगला है पॉइंट लान के रख रखाव के महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैंने आप लोग क्वेश्चन बताया था। तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? पहला है नियमित जल प्रदान। यदि आप लोग लान का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखना होगा? पहला नियमित जल प्रदान। तो पौधे के लिए स्वस्थ जल प्रदान करना लान के रख रखाव का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूसरा है समय पर काटा जाना। लान को समय पर काटा जाना चाहिए ताकि पौधे की उत्पादकता भंग को सुनिश्चित रूप से बनाए रख सके। ठीक है। अगला है रोग और कीट प्रबंधन। तो लान के पौधों को नियमित रूप से रोग और कीटों से मुक्ति दिलाना जरूरी होता है। अगला उपयुक्त पोषण। तो उपयुक्त पोषण के लिए लान में खाद्य पदार्थों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। अगला उचित फसल संरचना। तो लान की सही फसल संरचना उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है और पैथोजनों के प्रसार को रोक सकती है। तो ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो था वो अभी खत्म हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का लान विकसित करने की क्राइटेरिया का वर्णन कीजिए, लान के रखरखाव के महत्वपूर्ण बिंदु को लिखिए। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है क्लाइंबर प्लांट क्या है? ठीक है, उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, क्लाइंबर प्लांट जो होता है वह क्या है, उसकी विशेषता बताना है। तो क्लाइंबर प्लांट क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोग बताऊं। क्लाइंबर प्लांट देखिए वह प्लांट होता है जो किसी के सहारे से खड़ा होता है। जैसे कोई क्लाइंबर प्लांट रहेगा ना, वह किसी लकड़ी के सहारे से, किसी दीवार के सहारे से, किसी पौधे के सहारे से ऊपर चढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने से खड़ा हो सके। मतलब कह सकते कि लान जो होता है इसको खड़े होने के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। या तो
मैं इसका डेफिनेशन एक बताता हूँ। क्लाइंबर प्लांट वह ग्रुप होता है जो किसी विशेष स्ट्रक्चर के सहारे किसी ढांचे या दीवार वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, समझिएगा। क्लाइंबर प्लांट वह ग्रुप है जो किसी विशेष स्ट्रक्चर के सहारे किसी ढांचे या दीवार या वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह जो क्लाइंबर प्लांट होता है किसी के सहारे के बिना खड़ा नहीं हो सकता, और यह सही बात है कि क्लाइंबर प्लांट जो होता है बिना किसी सहारे का खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सहारे की आवश्यकता होती है। सहारा नहीं मिलेगा तो जमीन पर ये फैलेगा, और यदि सहारा मिल गया तो ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो क्लाइंबर प्लांट, जिन्हें वाइनिंग प्लांट भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार की बागवानी प्लांट है जो अपनी विशेषता के कारण बहुत लोकप्रिय है। इन प्लांट की मुख्य विशेषता यह होती है कि वे अन्य पौधों या संरचनाओं के साथ समर्थ होते हैं। मतलब अन्य पौधे संरचना के साथ क्या होते हैं, जैसे वे समर्थ खड़े होते हैं वैसे उनके साथ समर्थ हो जाते हैं और उन पर आसानी से चढ़ जाते हैं। ये प्लांट आमतौर पर दीवारों पर बांसों, गर्मी और सलगज जैसे समर्थ संरचनाओं के साथ खिलते हैं। आगे देखते हैं इसकी मुख्य विशेषता। तो चढ़ाई क्षमता, जो चढ़ने की क्षमता होती है उसके बारे में बोला है। तो क्लाइंबर प्लांट की मुख्य पहचान यह है कि वे अन्य पौधे संरचनाओं के साथ आसानी से चढ़ सकता है। इनकी चढ़ने की क्षमता होती है, उनका उपयोग अक्सर दीवारों, छतों, अरबों या गुमटियों को ढंग से ढांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है फूलों की खूबसूरती। क्लाइंबर प्लांट अक्सर खूबसूरत और रंगीन फूल के साथ खिलते हैं। इनके फूलों की खूबसूरती और आकर्षण का उपयोग आवासीय क्षेत्रों, बागों और धराड़ाओं को सजाने के लिए भी किया जाता है। अगला है जल्दी विकास। तो क्लाइंबर प्लांट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अक्सर तेजी से बढ़ते हैं। यह उन्हें तेजी से आकार बढ़ाने और आसानी से चढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगला है संरचनात्मक उपयोग। तो क्लाइंबर प्लांट का उपयोग अक्सर संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि आंशिक छतों को ढंग से ढांचना, फूल और तालाबों के आसपास आरामदायक छाया स्थल बनाना या गलियों को सजाने के लिए। ठीक है, अगला जीवाश्रय। तो क्लाइंबर प्लांट अक्सर पक्षियों और कीटों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। उनके घने पौधे को बेड़ा उन्हें शेल्टर प्रदान करते हैं। इस तरह से जल्दी से प्राकृतिक जीवन को आकर्षित करते हैं। तो यह आप लोगों का था चौथा क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। प्रश्न है, हेज और एज की विवेचना कीजिए। ठीक है, हेज प्लांट और एज प्लांट की विवेचना करना। तो चलिए देखते हैं। तो हेज और एज दो विभिन्न प्रकार की बागवानी तकनीक है जो पौधे के विकास और प्रबंधन के विभिन्न तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये दोनों तकनीक उन्नत ग्रोथ और फूल प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है, लेकिन उनमें कुछ मुख्य अंतर भी होते हैं। देख लेते हैं। हेज के बारे में सबसे पहले जानेंगे। हेज बागवानी की एक विधि जिसमें पौधे को एक से अधिक पौधे के रूप में प्रणालित किया जाता है ताकि एक बाग को बारीकी से सीमित किया जा सके। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो हेज कार्यक्रम आमतौर पर उचित सीमा निर्धारित करते हैं, अंधेरे और आवाज को निरोधित करने और गलियों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका प्रकार पूछा तो सामान्यतः हेज का उच्च विकास होता है जो उच्चतम सीमाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। अब एज के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो एज को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं किनारा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एज बागवानी एक विधि है जिसमें पौधे को बाग के किनारे किनारे लगाया जाता है, जिससे बाग को सौंदर्यकारी विशेषताओं से भरा हुआ हो सके। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ है? तो एज उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एज का उपयोग उपाय के रूप में किया जाता है जो बाग को आकर्षक बनाने, रंगीनता और अंतर्दृष्टि से जोड़ने में मदद करता है। एज आमतौर पर छोटे पौधे को उपयोग करके बनाए जाते हैं जो किनारों को संवेदनशील बनाते हैं और बाग को अलग अलग सेगमेंट में विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनमें प्राथमिकता, हेज के माध्यम से गंभीर आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि सीमाओं को साफ रखना और उन्नत आकार का प्रदान करना। एज का मुख्य उद्देश्य बाग को आकर्षक बनाना है। अगला है पौधों की चयन। तो उचित पौधों का चयन और संयोजन हेज और एज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पौधों की विशेषताओं, विकास की दृष्टि से उन्नतता और संबंधित मौसम तत्वों के अनुसार चयन करना चाहिए। अगला रख रखाव। तो हेज और एज रख रखाव के लिए नियमित प्री स्नेहशील पौधों की देखभाल को समेटना चाहिए। संयोजन को नियमित रूप से संशोधित और नवीनीकृत किया जाना चाहिए ताकि बाग की सुंदरता बनाए रखी जा सके। तो यह 5 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को बताया, और इसमें कहीं कहीं पर हार्ड लैंग्वेज का भी यूज किया गया था क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो उसके लिए इजी लैंग्वेज नहीं हम खोज पाए। और उम्मीद करते हैं फिर भी आप लोगों को 80% जो मैंने बताया पूरा समझ में आया होगा और वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।